दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये अभ्यास सेट एलटी ग्रेड परीक्षा, लेखपाल भर्ती, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ एआरओ परीक्षा के सामान्य अध्ययन के साथ साथ नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। दोस्तों आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है और भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी प्रदान की गई हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 24। देखिए अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी संकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है और किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो सही उत्तर है प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निहित है। दोस्तों अनुच्छेद 19 एक क में जो वाक अभिव्यक्ति या स्वातंत्र, वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र है, इसका अधिकार में न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है और ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 19, 21, 20 या 22। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 21। दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है वो व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आप जानते हैं न्यायपालिका जो है हमारी वो फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का संरक्षण है और भारतीय संविधानों में मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट्स में अनुच्छेद 226 यानी 226 के तहत जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्रमशः उपचार प्रदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो सही उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। लेकिन ऐसे अगर जो हम सामान्य रूप में कहें संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो ये प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है, तो वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ऑप्शन है देखिए परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। तो सही उत्तर है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस होता है दोस्तों। और ये जो रिट है, ये रिट है कि अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय दोस्तों ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है और इसका अर्थ होता है व्यक्ति को सशरीर जो है उपस्थित होने की मांग।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे के तहत किया है? जो दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो किस जो है वाद में भारतीय संविधान ने इसको वर्णित किया है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसके अलावा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये वाद 1973 का है, 1973 का। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स केस 1980 में भी किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार है इसका लोप किया गया था? तो याद रखिएगा, संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। दोस्तों 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को इसे अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। अब जो मूल अधिकारों की संख्या 6 है, हमारे संविधान लागू होने के समय 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए, ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों देखिए, विधि के समक्ष समता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये दोस्तों विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये जो है दोस्तों, ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए या फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ये जो है नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिली है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस या आयरलैंड। तो सही उत्तर है आयरलैंड। दोस्तों भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है? आपको बताना है। संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51, देखिए अनुच्छेद 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 52, 54, 55 या 57। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 57। दोस्तों अनुच्छेद 57 जो है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो आप जानते हैं आसान सा प्रश्न है, वाइस प्रेसिडेंट को यानी उपराष्ट्रपति को। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, कैसे? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है और अनुच्छेद 56 के खंड 1 उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित या अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की रीति से संसद द्वारा हटाए गए महाभियोग के माध्यम से उसे पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? तो सही उत्तर है, ये सूचना 14 दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल संविधान के अतिक्रमण केवल एक ही कारण है, इसी आधार पर लगाया जा सकता है। और दोस्तों, अगर किसी भी सदन में दोस्तों ये आरोप या संसद का कोई सदन इस प्रकार का कोई आरोप लगाता है तो उसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व दिया जाना जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिन के अंदर? तो सही उत्तर है, देखिए 6 माह के भीतर। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति की रिक्त के भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। और अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि यह रिक्त राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण है तो दोस्तों 6 महीने के अंदर इस पद को भर दिया जाना चाहिए या रिक्ति को भर लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो सही उत्तर है, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। और एक प्रश्न और बनता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा जो है संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है, लेकिन इसको आहूत या बुलाता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो ये है 123 आर्टिकल 123 या 123 इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इसे संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन के सत्र में न होने की स्थिति के दौरान जारी किया जाता है। और दोस्तों, अध्यादेश की विशेषता ये है कि इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान ही होता है और राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 129, 132, 143 या अनुच्छेद 32। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 143। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 3 अवधि तक 1950 से 52, 1952 से 57 और 1957 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे और जिनमें से 26 जनवरी 1950 को वो संविधान के अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति बने थे, जबकि 1952 और 1957 में क्रमशः प्रथम और द्वितीय राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध जो है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सही उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। देखिए, भारत के व्यक्ति अनुसार 11वें राष्ट्रपति जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 रहा, इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है और उन्हीं के निर्देशन में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जो है इसके अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि जैसी मिसाइलों का विकास किया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में कौन सा सही है ना। कथन देखिए, इसमें देखिए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, सही नहीं है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी नहीं सही है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। वह अपने मंत्रियों में किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है तो कर सकता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है, ये दोस्तों सही है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो ये जो है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का व्यक्ति उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए जो है प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है, आपको बताना है। देखिए, शासन के सभी मंत्रीगण, कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य मंत्रीगण। दोस्तों, कैबिनेट का अर्थ होता है कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। दोस्तों, इसमें जो प्रधानमंत्री सहित जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मंत्री, उसको कैबिनेट कहा जाता है। और दोस्तों, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की जो परिषद होती है उनको कैबिनेट कहा जाता है। जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 75। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 75। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये आयु वही है जो लोकसभा सदस्य बनने के लिए है। तो सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए संसद कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष यानी लोकसभा सदस्य के लिए जो योग्यता है वही योग्यता होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो सही उत्तर है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और ये नियुक्ति इस आधार पर होती है कि बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वो संसद का सदस्य हो भी सकता है, नहीं भी उसको प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया जाता है। और यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो किसे दोस्तों प्रधानमंत्री नियुक्त करे। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा यानी संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर या विधिक विषयों पर परामर्श कौन देता है। ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। दोस्तों, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी या भारत के अटॉर्नी जनरल सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देते हैं और ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। ऑप्शन है महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सही उत्तर है जिस प्रकार केंद्र सरकार में दोस्तों अटॉर्नी जनरल होते हैं उसी प्रकार एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है।
अगला प्रश्न है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 2021 या 2011? तो सही उत्तर है दोस्तों 2026 तक। देखिए, संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार रहेगी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित किए गए अब लोकसभा सदस्यों की संख्या 550 अधिकतम हो सकती है। पहले ये 552 होती थी, जिसमें 530 राज्यों से, देखिए 530 स्टेट से, इसके अलावा 20 यूनियन टेरिटरी से और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन था 2 व्यक्तियों का, इसको समाप्त कर दिया गया है और अब लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के राज्य व्यवस्था खंड के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।